हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा एक्टिव क्लास में। जैसे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हमने एक जो चैप्टर में बात की थी उसका नाम था व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, जिसमें हमने टॉपिक्स कवर किए थे कि अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसके बॉडी पर क्या क्या लॉस हो जाते हैं। उसी टॉपिक को हम कुछ आगे बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इसमें आता है प्यारे स्टूडेंट, एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं प्राथमिक उपचार। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? प्राथमिक उपचार। इसके बारे में बात करेंगे कि प्राथमिक उपचार क्या होता है। प्राथमिक उपचार यानी इसे कहते हैं प्यारे स्टूडेंट फर्स्ट एड। क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड ये क्या होता है? तो हम कहेंगे प्यारे स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले डॉक्टर के आने से पहले पीड़ित व्यक्ति को जो उपचार दिया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं प्यारे स्टूडेंट। क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो जैसे आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर के आने से पहले जो पीड़ित व्यक्ति को उपचार दिया जाता है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब इस प्राथमिक उपचार में क्या होता है प्यारे स्टूडेंट कि कृत्रिम सांस प्रक्रिया होती है। क्या होती है? इसे हम कृत्रिम श्वास प्रक्रिया कहते हैं। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया कहते हैं। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट कृत्रिम श्वास प्रक्रिया क्या थी कि जब किसी पीड़ित व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, घर पर ही कुछ ट्रीटमेंट देते हैं जिसे हम कृत्रिम श्वास प्रक्रिया कहते हैं। अब इस कृत्रिम श्वास प्रक्रिया में भी मेरे प्यारे स्टूडेंट कुछ विधियाँ होती हैं जिनके बारे में हमें कैलकुलेशन करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट उसका नाम है कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। तो जैसे मैं प्यारे स्टूडेंट कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की बात करें कि कृत्रिम श्वास प्रक्रिया क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक शॉक से पीड़ित हो जाता है तो उसमें सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम आती हैं जिनको सही करने के लिए ये कृत्रिम श्वास प्रक्रिया दी जाती हैं। इसके अंदर कुछ विधियाँ हैं, उन विधियों के बारे में बात करते हैं। कौन सी विधियाँ? कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की प्रमुख 4 विधियाँ होती हैं। कितनी विधियाँ होती हैं प्यारे स्टूडेंट? 4 विधियाँ होती हैं। 4 विधियाँ कौन सी होती हैं प्यारे स्टूडेंट? जैसे नंबर एक जो होता है प्यारे स्टूडेंट उसे हम कहते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्वेस्टर विधि। कौन सी विधि प्यारे स्टूडेंट? सिल्वेस्टर विधि। नंबर 2 जो बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट सैफर विधि। नंबर 3 जो प्यारे स्टूडेंट होती है उसे हम कहेंगे प्यारे स्टूडेंट मुंह से मुंह विधि। चौथी जो लास्ट होती है प्यारे स्टूडेंट उसका नाम है मुंह से नाक विधि। कौन सी होती है प्यारे स्टूडेंट? मुंह से नाक विधि। तो कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की जो मुख्य 4 विधियाँ होती है प्यारे स्टूडेंट, एक होती है सिल्वेस्टर विधि, एक होती है सैफर विधि, एक मुंह से मुंह विधि और एक होती है प्यारे स्टूडेंट मुंह से नाक विधि। अब हम इन्हें एक के बारे में बात करेंगे। सिल्वेस्टर विधि कब दी जाती है, सैफर विधि कब दी जाती है, मुंह से मुंह विधि और मुंह से नाक विधि कब दी जाती है प्यारे स्टूडेंट, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब इसको हम रफ करते हैं प्यारे स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट कि मुंह से, सबसे पहले बात करेंगे कि सिल्वेस्टर मेथड में क्या होता है और इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को कैसे कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट सिल्वेस्टर विधि। किसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट कि सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है और इसे हम किस प्रकार देंगे।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेस्टोडेंट इसमें होता क्या है और कैसे कैसे प्रॉपर इसमें काम किया जाएगा और व्यक्ति को कैसे लिटाया जाएगा और कहाँ पर उसके छाले पड़े होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेस्टोडेंट नंबर एक बात करेंगे पेस्टोडेंट सिल्वेस्टर विधि। किसके बारे में बात करेंगे? सिल्वेस्टर विधि। तो देखिए पेस्टोडेंट सिल्वेस्टर विधि क्या होता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है। कैसे लिटाया जाता है पेस्टोडेंट? पीठ के बल लिटाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि पीछे की ओर इसमें व्यक्ति को लिटाया जाता है। अब जैसे पेस्टोडेंट हमें पता चला कि पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसके छाले पड़े हैं यानी इलेक्ट्रिक शॉक लगा है वो आगे की ओर लगा हुआ है। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इस विधि का उपयोग इस विधि का उपयोग तब किया जाता है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति के पेट की ओर छाले पड़े हों। तो जैसे समझ में आ गया व्यक्ति, स्टूडेंट्स इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब व्यक्ति के पेट की ओर छाले पड़े हों। अगर उसके पेट की ओर छाले हों तब जाकर हम ये सिल्वेस्टर विधि देते हैं। अब बात करते हैं पेस्टोडेंट की इस विधि में हम करेंगे क्या, उसके बारे में बात करना है। इस विधि में जैसे हमने पेस्टोडेंट कहा कि उसे पीठ के बल लिटा लेना चाहिए। जैसे पीठ के बल ऐसे लिटा लेने के बाद उसके दोनों हाथों को ऐसे करके कमर को जो तकिया लगाने के बाद उसके पूरे शरीर पर क्या करना चाहिए स्टूडेंट? 10 से 12 बार उसके शरीर की मालिश करनी चाहिए, जिससे उस व्यक्ति का ब्लड सर्कुलेशन चलने लग जाएगा और व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। तो जैसे हमने बताया था इसमें व्यक्ति को पीठ के बल जैसे हमने ऐसे पीछे की ओर लिटाकर और तकिया लगा दी। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक उसके आगे की ओर पड़े हुए हैं पेस्टोडेंट, अब क्या करेंगे पूरे शरीर की मालिश 10 से 12 बार की जाए और जिससे क्या होता है पेस्टोडेंट उसका ब्लड सर्कुलेशन चलने लग जाता है और उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब बात करेंगे इस विधि को भी 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से बार बार दोहराना चाहिए। इससे व्यक्ति का रक्त प्रवाह या ब्लड सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह आप इसको लिख सकते हैं पेस्टोडेंट ब्लड सर्कुलेशन चलने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन चलने लगता है स्टूडेंट, और व्यक्ति सांस लेने में आसानी महसूस करता है। तो
तो जैसे हमने बात की पेस्टेंट के सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है कि पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है और उसके पेट की ओर छाले पड़े हों तो उसको लिटाने के बाद 10 से 12 बार उसके शरीर की क्या करते हैं पेस्टेंट मालिश कर दी जाती है। अब हम बात करेंगे सिल्वेस्टर के बाद पेस्टेंट बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सैफर विधि। कौन सी विधि? सैफर विधि। इस सैफर विधि में हम बात करेंगे कि सैफर विधि में कैसे क्या क्या कहानी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि सैफर विधि में व्यक्ति को कहाँ इलेक्ट्रिक शॉक होंगे, कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करें इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल लिटाया जाता है। पेट के बल लिटाया जाता है। ठीक है पेशेंट, पेट के बल लिटाया जाता है। अब बात करें पेशेंट इसमें इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति के पीछे की ओर छाले पड़े हों। तो जैसे पेशेंट हमने बताया कि इस विधि में मेन पॉइंट हमारी यही है कि उस व्यक्ति को कैसे पीठ के बल लिटाया जाता है और जब इस विधि को प्रयोग करेंगे जब व्यक्ति के पीछे को यानी पीठ की ओर उसके इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा, यानी पीठ के ओर इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा, तब हम इस विधि का यूज़ करते हैं। अब जैसे पेशेंट्स में क्या होगा कि जो पीड़ित व्यक्ति है इलेक्ट्रिक शॉक, उसको हम ऐसे करके सूखी चटाई पे या ज़मीन पर ऐसे लिटाकर आगे तकिया लगाकर उसके पूरे शरीर पर पीछे 10 से 12 बार उसके शरीर की हम मालिश करेंगे, जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सैफर विधि में कैसे कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए मेरे पेशेंट। अब इसी को हम आगे बात करते हैं कि इसमें क्या करना पड़ता है कि 10 से 12 बार उसके शरीर को, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता 10 से 12 बार या 10 से 15, अलग अलग बुक्स में थोड़ा ये वेरिएबल्स आपको मिलता है। तो लगभग अप्रॉक्स 10 से 12 बार या 15 बार, जब तक वो अच्छा या फील ना करे या महसूस ना करे, जब तक हमें उसको ये ऐसा ब्लड सर्कुलेशन के लिए मालिश करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं पर स्टूडेंट। अब इसमें हमें करना क्या है कि इस विधि को 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से व्यक्ति को इस विधि को 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से व्यक्ति को दोहराना चाहिए। क्या करना चाहिए? दोहराना चाहिए। जो हमने विधि आपको बताई है, यानी उसकी मालिश करना चाहिए, दोहराना चाहिए। तो जैसे आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेशेंट इसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं। अब तीसरी जो विधि होती है पेशेंट, उसका नाम है मुंह से मुंह विधि। इस विधि में क्या होता है पेशेंट, और जो सबसे अच्छी विधि होती है कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की, आर्टिफिशियल रिसेप्शन की जो सबसे अच्छा मेथड होता है वो मुंह से मुंह विधि होता है और बहुत ही जल्दी इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो थर्ड जो हमारी तीसरी विधि है इसका नाम है पेशेंट। तीसरी जो विधि है इसके बारे में बात करें हम पेशेंट, इसका नाम है मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह विधि। अब इसकी बात करें पेशेंट कि जो मुंह से मुंह विधि होती है इसको हम कब देंगे और कैसे प्रक्रिया को हम प्रयोग करते हैं। मुंह से मुंह विधि के बारे में हम बात करेंगे कि मुंह से मुंह विधि में हम क्या करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है पेशेंट।
लिटाया जाता है। कैसे लिटाया जाता है पे स्टूडेंट? पीठ के बल इसमें लिटाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कि इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति के पेट की ओर छाले पड़े हों। पेट की ओर छाले पड़े हों। तो जैसे पहले हमने बताया कि इस विधि का प्रयोग कब करते हैं? जब व्यक्ति के पेट की ओर छाले पड़े हों। अब नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी हम 4 विधियां पढ़ते हैं उनमें से सबसे अच्छी विधि क्या होती है? मुंह से मुंह विधि। अब इस विधि में क्या है कि जैसे हमने व्यक्ति को पीठ के बल लिटा लिया और उस पीड़ित व्यक्ति के मुंह पर एक सफ़ेद कपड़ा डालकर दूसरा व्यक्ति क्या करता है? अपनी ईयर को इम्प्रेस करता है और अपना मुंह हटा लेने पे उसकी जो ऊष्मा है वो बाहर निकलती है, जिससे उस पीड़ित व्यक्ति का ब्लड सर्कुलेशन चलने लगता है। इस प्रक्रिया को लगभग हम 10 से 12 बार या 10 से 15 बार इस व्यक्ति को हम दोहराते रहते हैं और उस व्यक्ति को सांस लेने में अच्छा फील होता है। तो जैसे आपको समझ में आ गया स्टूडेंट कि मुंह से मुंह विधि में हम कैसे प्रॉपर काम करते हैं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि ये बार क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और जल्दी विधि कौन सी स्टार्ट की जाती है। तो जैसे हमने 4 विधियां पढ़ेंगे, सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह, मुंह से नाक विधि, उनमें से सबसे अच्छी विधि यही होती है स्टूडेंट मुंह से मुंह विधि, जो कि बहुत ही जल्दी स्टार्ट की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसके लिखेंगे। तो हम बात करेंगे सभी विधियों में से यह विधि सबसे अच्छी होती है और इस विधि को तुरंत ही स्टार्ट किया जा सकता है। अगली बात हम नोट की करें, ये क्वेश्चन कई बार आता है, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की सबसे अच्छी विधि मुंह से मुंह विधि होती है स्टूडेंट। मुंह से मुंह विधि होती है। ये कई बार एग्जामों में हमारे आ चुका है और कई बार अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है कि कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है स्टूडेंट। तो मुंह से मुंह विधि जो होती है वो प्यारे स्टूडेंट सबसे अच्छी विधि होती है। मुंह से मुंह विधि जो होती है वो बहुत ही सबसे अच्छी विधि और तुरंत स्टार्ट की जा सकती है। एक बात और लिखेंगे स्टूडेंट, इस विधि को 15 से 30 मिनट की दर से दोहराना चाहिए। तो जैसे स्टूडेंट आपको समझ में आ गया, हमने बात की मुंह से मुंह विधि के बारे में कि मुंह से मुंह विधि में कैसे प्रक्रिया होती है, सैफर विधि में क्या था, सिल्वेस्टर विधि में क्या है। अब लास्ट इसमें जो एक और विधि होती है स्टूडेंट, उसका हम बात करते हैं मुंह से नाक विधि। क्या बात करते हैं स्टूडेंट? मुंह से नाक विधि। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि इस विधि में हम कैसे कैसे काम करेंगे कि मुंह से नाक विधि के बारे में हम बात करेंगे। इस विधि में
पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है। पीठ के बल लिटाया जाता है। अब प्यारे स्टूडेंट हम बात करेंगे इस विधि को हम कब देंगे। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब पीड़ित व्यक्ति के आगे की ओर छाले पड़े हों। तो जैसे पेस्टर हमने बताया कि इस विधि का प्रयोग कब करते हैं, पीठ के बल लिटाया जाता है और व्यक्ति के आगे की ओर छाले पड़े हों। अब जैसे पेस्टर इसमें करना क्या होता है कि व्यक्ति को पीछे लिटाने के बाद उसके नाक को हम दबाएंगे और छोड़ेंगे। ऐसे करने से बार बार जब उसका ब्लड सर्कुलेशन क्या करने लगेगा है, चले जाए। इस प्रक्रिया को हम लगभग 10 से 15 बार प्रति मिनट की देर से उसको दोहराते रहेंगे और व्यक्ति को सांस लेने में आसानी होगी। तो जैसे पेस्टेंट अब तक हमने जो इसमें टॉपिक कंप्लीट किया वो कृत्रिम सांस प्रक्रिया से कि अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए एक विधि बनाई गई जिसका नाम है आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन यानी कृत्रिम सांस प्रक्रिया। उस कृत्रिम सांस प्रक्रिया की मुख्य 4 विधियां थी जिनके बारे में हमने एक एक चीज़ के बारे में क्वालिफाई किया। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है कि इन सभी चारों विधियों में सबसे इम्पोर्टेंट जो विधि होती है पेस्टेंट वो मुंह से मुंह विधि होती है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है, उसे हम आसानी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम पेस्टेंट आग के बारे में बात करेंगे कि आग कितने प्रकार की होती हैं। जैसे हम बात करेंगे अपने विद्युत में या इलेक्ट्रिशियन में हम बात करेंगे कि आग कितने प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फायर। तो ये हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें हम बात कर रहे हैं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सावधानियां, यानी जो इसमें प्रॉपर सारी चीज़ हमारी आपको मेंशन हो रही हैं वो पहला चैप्टर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक रिगार्डिंग है, ओवरव्यू है प्यारे स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फायर के बारे में। किसके बारे में बात करें प्यारे स्टूडेंट? टाइप्स ऑफ फायर, आग के प्रकार। आग के प्रकार यानी प्यारे स्टूडेंट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फायर। तो जैसे बात की जाए तो इसमें हम इलेक्ट्रिशियन में जो आग्स पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फायर हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। आग, इसमें आग मुख्य 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है प्रश्न? मुख्य 4 प्रकार की होती हैं। अब जैसे पेस्टेंट 4 प्रकार की जो आग्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 हम कहेंगे ए टाइप फायर। ए टाइप फायर ये जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं ए वर्ग या ए श्रेणी, ए वर्ग की आग, ए वर्ग की आग। नंबर जो सेकंड होता है पेस्टेंट वो होता है बी टाइप फायर। बी टाइप फायर इसे हम कहते हैं पेस्टेंट बी वर्ग की आग। बी वर्ग की आग। तीसरी जो है पेस्टेंट उसे हम कहते हैं सी टाइप फायर। क्या कहते हैं पेस्टेंट? सी टाइप फायर, सी वर्ग की आग। इसी के बाद जो पेस्टेंट चौथी होती है हमारी उसे हम कहते हैं डी टाइप फायर। डी टाइप फायर इसे कहेंगे डी वर्ग की आग। अब जैसे पेस्टेंट हमने ये आग तो पढ़नी कितने प्रकार की होती हैं। अब एक एक आग के बारे में पढ़ेंगे कि ए टाइप फायर में किससे आग लगती है, बी टाइप फायर में किससे आग लगती है, सी टाइप में फायर किससे आग लगती है, डी टाइप फायर। यानी ये 4 प्रकार की आग हैं। अब इन्हीं आगों को बुझाने के लिए फिर हम आगे ही पढ़ेंगे फायर एग्जीक्यूशन। तो जैसे हम पेस्टेंट हम बात करेंगे कि ए टाइप फायर में जो ए टाइप फायर है वो किससे लगती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब एक एक टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ए टाइप फायर के बारे में
कि ए टाइप फायर में क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसी में लिखते हैं स्टूडेंट, इस वर्ग में आग जो स्टूडेंट लगती है वो लगती है कूड़ा, करकट, कंडे आदि से। यानी जो नेचुरल प्रकृति में जो आग लगती है, जैसे इस वर्ग में आग लगती है, कूड़ा है, करकट है, कंडे है, इनसे जो आग लगती है वो स्टूडेंट क्या आती है, ए टाइप फायर में आती है। अब इसमें बात करें स्टूडेंट, इस वर्ग में आग ज्वलनशील पदार्थ से लगती है। कैसे लगती है स्टूडेंट, ज्वलनशील पदार्थ का मतलब स्टूडेंट इसमें आ जाएगा आपका मिट्टी का तेल यानी केरोसिन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसमें आपको पेट्रोल स्टूडेंट, इसमें डीजल, तो इन सब से जो आग लगती है स्टूडेंट वो क्या होती है स्टूडेंट, बी टाइप फायर आपकी कहलाती है। इस वर्ग में जो आग लगती है वो ज्वलनशील पदार्थों से लगती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सी टाइप वर्ग। जो सी टाइप की जो वर्ग में आग आती है स्टूडेंट वो हमारी गैसों से आती हैं। किससे लगती हैं, गैसेस से। इस वर्ग में आग गैसों से लगती हैं। किससे लगती है स्टूडेंट, गैसों से लगती हैं। जैसे स्टूडेंट गैसों की बात करें कि जैसे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम, सीएनजी आदि डॉट, ठीक है स्टूडेंट। तो इनसे जो गैस लगती है, अभी इनकी फुल फॉर्म हम बता देंगे नोट में कि एलपीजी की क्या होती है और सीएनजी क्या होती है। अब इसमें जो आग लगती है डी टाइप फायर में लगती है। इससे कैसे लगती है, इस वर्ग में आग इलेक्ट्रिक, इस वर्ग में आग विद्युत से लगती है। यानी इलेक्ट्रिक के कारण जो आग लगती है वो हमारा किस में आता है स्टूडेंट, वो आता है डी वर्ग में। अब इस वर्ग में क्या होता है कि आपस में शॉर्ट सर्किट भी हो जाए कनेक्शन, या कोई उपकरण में ओवर हीट हो जाने के कारण भी उसमें आग लग जाती है, तो वो डी वर्ग में आती है। यानी हमेशा इसमें जो डी वर्ग में आग आती है स्टूडेंट वो विद्युत से आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट की जो फायर्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, हर फायर में कौन कौन सी चीज़ कहाँ किससे वेरिएबल करती हैं और किसमें किस चीज़ों से आग लगती है। यहाँ से क्वेश्चन हमारा रेज होता है। अब जैसे स्टूडेंट हम नोट में बात करते हैं एक चीज़ कि एलपीजी, जैसे एलपीजी गैस है, इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसी टाइप से सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये दोनों गैसेस होती हैं जिनके कभी कभी फुल फॉर्म्स भी आपके पेपर में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी दूसरा है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आग के प्रकार हैं वो ए टाइप फायर क्या होता है, बी टाइप फायर क्या होता है, सी टाइप फायर क्या होता है, इनमें किस प्रकार से आग लगते हैं। अब जैसे ही स्टूडेंट ये आग लगी, उन आग को बुझाने के लिए हमारे पास क्या आते हैं स्टूडेंट, अग्निशामक यंत्र आता है। तो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि अग्निशामक यंत्र क्या होता है। तो अग्निशामक यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर है, आगों को बुझाने के लिए एक यंत्र या उपकरण है स्टूडेंट, उसके बारे में बात करेंगे। एक यंत्र या उपकरण है। अब बात करते हैं स्टूडेंट अग्निशामक यंत्र के बारे में, जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। अग्निशामक यंत्र हम इसे कह सकते हैं स्टूडेंट, यह एक प्रकार का यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट, यंत्र या उपकरण होता है। आगे बात करते हैं अग्निशामक यंत्र का कार्य। अग्निशामक यंत्र का कार्य आगों को बुझाने के लिए किया जाता है। आगों को बुझाने के लिए किया जाता है।
जैसे प्यारे स्टूडेंट हमें बताया कि यह एक प्रकार का यंत्र होता है, एक उपकरण मान लीजिए आप प्यारे स्टूडेंट इसको हम। अब जो बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट कि ये अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अग्निशामक यंत्र, फायर एग्जीक्यूटर प्यारे स्टूडेंट, अग्निशामक यंत्र या अग्निशामक यंत्र मुख्य 5 प्रकार के होते हैं, मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। मुख्य 5 प्रकार के होते हैं प्यारे स्टूडेंट। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे प्यारे स्टूडेंट हम पहला नंबर बात करेंगे, इसका नाम है जल युक्त अग्निशामक यंत्र। जल युक्त अग्निशामक यंत्र, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र प्यारे स्टूडेंट। दूसरा जो है प्यारे स्टूडेंट, इसे हम फॉर्म टाइप या झाग प्रारूपी, या इसे हम कह सकते हैं फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र, फायर एग्जीक्यूटर इंस्ट्रूमेंट। एक होता है फॉर्म टाइप इंस्ट्रूमेंट अग्निशामक यंत्र होता है प्यारे स्टूडेंट। तीसरा जो होता है उसे कहते हैं शुष्क पाउडर, हम इसे कहते हैं ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र, ड्राई पाउडर यानी अग्निशामक यंत्र। डी जो प्यारे स्टूडेंट होता है उसका नाम होता है CO2 टाइप, CO2 प्रारूपी अग्निशामक यंत्र, CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र। और ई जो होता है प्यारे स्टूडेंट उसका नाम है CTC यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CTC अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट आपको पता चल गया है कि जो फायर एग्जीक्यूटर होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से अग्निशामक यंत्र हैं उनके बारे में हमने क्वालिफाई किया है। एक जलयुक्त होता है, इसे कहते हैं प्यारे स्टूडेंट जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र, शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र, CO2 टाइप और CTC। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट आपको ये पता चल गया कि हम ये 5 प्रकार के अग्निशामक यंत्र हैं। तो हमने इस वीडियो में जो आपको बताया वो अग्निशामक यंत्र के बारे में बताया है। बहुत सारे नंबर्स और टॉपिक्स को हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट इसका 3rd होगा वो कंप्लीट पार्ट होगा। उस पार्ट्स में हम इन अग्निशामक यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि इन अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कौन कौन सी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट अगर आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो सारी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेकेंड जो इसका 3rd पार्ट्स आएगा उसमें ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ हम इसका 3rd पार्ट भी अपलोड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए और MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स। और जैसा हमने बताया कि हमारा जो ऐप है उसे आप प्ले स्टोर पर जाकर अल्फा इलेक्ट्रिकल क्लासेस के नाम से आप अपने ऐप को डाउनलोड करके और भी अपने जो दोस्त हैं उनको भी बताकर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन की तैयारी के लिए आप प्रॉपर अच्छे से क्लासेस आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।